पेरिस ओलंपिक में निशानेबाज मनु भाकर सरबजोत सिंह की हरियाणवी जोड़ी ने रचा इतिहास। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत द्वारा पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर उनके घर जश्न का माहौल। अभिभावकों ने दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जताया गर्व। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में 7,465 नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, अब बिना पर्ची और खर्चे के योग्य उम्मीदवारों को मिल रही है सरकारी नौकरी। और पलवल में औषधि विभाग एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले के सभी व्यायामशालों में लगा रहा है औषधीय पौधे। 5,000 औषधीय पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। नमस्कार, मैं हूं राजिंदर कौर और अब समाचार विस्तार से। पेरिस ओलंपिक में हरियाणवी जोड़ी निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दक्षिण कोरिया के ओह्ये जिन और ली होनवो से 16-10 के अंतर से जीतकर मनु और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किया। मनु भाकर ने पिछले रविवार को 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोला था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पहलवान सुशील कुमार एकमात्र 2 भारतीय हैं जिन्होंने अलग अलग ओलंपिक खेलों में पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया है। उसने हमें बेहद गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें और सरबजोत सिंह को भविष्य में और अधिक उपलब्धि हासिल करने की शुभकामनाएं देती हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को अपनी शुभकामना देते हुए अपने संदेश में कहा कि हमारे निशानेबाज हमें गौरवान्वित करते रहेंगे। आप दोनों ने शानदार कौशल और टीम वर्क दिखाया है। देश अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न है। मनु के लिए यह उनका लगातार दूसरा ओलंपिक पदक है जो उनकी निरंतर उत्कृष्टता और समर्पण को दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मनु और सरबजोत को कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा कि हरियाणवियों के लिए पुनः गौरवपूर्ण क्षण है। आपकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रत्येक हरियाणवी और देशवासी को गौरवान्वित किया है। आगामी मुकाबलों के लिए अनंत शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को हराकर देश को दूसरा पदक दिलाया। इस जीत के बाद फरीदाबाद स्थित मनु के घर जश्न का माहौल रहा और लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर मनु के माता पिता को बधाई दी। मनु की माता सुमेधा और पिता रामकिशन ने बताया कि वे सुबह से ही मनु और सरबजोत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज बहुत खुशी का दिन है और कि मनु और सरबजोत की जोड़ी पदक जीतने में कामयाब हुई। उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की बेहतर खेल नीतियों की बदौलत आज हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने सरबजोत और उनके माता पिता को भी बधाई दी। आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है सरबजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुंचाया उन्होंने। नहीं मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है। उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो और
जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, हालांकि मनु ने इतिहास रचा है, उसके लिए भी मनु को भी कांग्रेचुलेशन। उधर मनु व सरबजोत के कांस्य पदक जीतने पर अंबाला स्थित सरबजोत की एकेडमी में भी जश्न मनाया गया। सरबजोत के पिता जितेंद्र सिंह ने कहा कि गर्व की बात है, उनका बेटा कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और आज भी मेडल जीत लिया। उन्होंने कहा कि सरबजोत के वापस आने पर पूरे धूमधाम से उसका स्वागत किया जाएगा। वहीं सरबजोत के जूनियर कोच ने बताया कि आज सरबजोत को उसकी मेहनत का फल मिल गया है। मनोभा जी ने सरबजोत में जी इकट्ठा मैच रहेगा जी, अच्छी जोड़ी थी जी, उन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल लिया जी, बहुत खुशी है जी मेडल की जी। सारे अम्बाला वासियों को, इंडियन गाँव को जी बहुत खुशी है। धन्यवाद जी, पूरा ढोल बजाकर जी, ट्रैक्टर को डीजे लगा जी, पूरा चार ट्रैक्टर अपने मेरे अपने कोच ही एक जैसे स्कूल में टीचर माँ बाप हुआ जी, कोच भी माँ बाप है जी। हम तो बात मारे पहले भी कभी मैच नहीं देखे, ये नहीं भी यही आज दिन देखे, पहले भी कभी मैच नहीं देखे। मैं राणा जी का या गौरव जी का या कोई और मित्र करेगा, इंतजार ही करूंगी फोन आना पर तसल्ली होगा अभिषेक के फोन के आने की। ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है जी, और अभिषेक सर को बहुत बहुत बधाई हो जी, सरबजोत को बहुत बहुत बधाई हो जी, और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई हो जी। ये चढ़ दिया। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में रमिता जिंदल बेशक पदक की दौड़ से बाहर हो गई, लेकिन उन्होंने देश की जनता का दिल जीत लिया। कुरुक्षेत्र के लाडवा की रहने वाली रमिता ने कल हुए 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में 124.9 अंक हासिल किए और 7वें स्थान पर रहीं। रमिता के पिता अरविंद जिंदल ने कहा कि रमिता फिलहाल 20 साल की हैं और ये उनकी शुरुआत है और उसे आगे बहुत से अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में जाना ही किसी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ओलंपिक में उसने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जरूर देश के लिए मेडल लेकर आएगी। वहीं रमिता की माता सोनिया जिंदल ने कहा कि रमिता पिछले 8 सालों से शूटिंग में है। उसने कई टूर्नामेंट खेले हैं जिसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पहली बार उसको ओलंपिक में शामिल होने का मौका मिला और उसने अच्छा प्रदर्शन किया। रमिता अपने खेल के प्रति समर्पित है और वो आगे भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। रमिता का ओलंपिक में जाना और वहां पे क्वालिफाई होना और फाइनल में भी उसने अच्छा स्ट्रगल किया, लेकिन अनलकली 7th रैंक पे वो एलिमिनेट हुई। बहुत गर्व है उस पर कि वो ओलंपिक में खेली। हम बहुत खुश हैं इससे। मेडल आना ना आना दैट्स डिफरेंट, लेकिन वहां पे अपनी पोजीशन बनाए रखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा खेली रमिता, हमें गर्व है उस पर। बहुत मेहनत की है उसने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। एक खेल के और हौसला आता है बच्चे को, अब वो अगली बार और अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल खेलेगी। उसने कहा है कि मैं हार के बारे में नहीं सोचूंगी, मैं आगे मैच खेलूंगी। वो बहुत मोटिवेशनल, डेडिकेशन, हौसला रखे। वो हमेशा हारती भी है, जीतती भी है, और मुझे विश्वास है कि जैसे इससे भी वो कुछ सीखेगी। हर मैच उसको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इतने मैचेस उसने खेले हैं, हर मैच उसको इंस्पिरेशन होता है उसके लिए कि मैंने क्या मिस्टेक की है, कि मैंने क्या इम्प्रूव करना है, या मेरी क्या वो मिस्टेक रही है। हरियाणा के 7,465 नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों का राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पडौली सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त टीजीटी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि आज वो गर्व और खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार बिना पर्ची व खर्ची के नियुक्तियां प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा निर्माण की फैक्ट्री की जिम्मेदारी अब आप नवनियुक्त अध्यापकों के हाथ है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में आप सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मुख्यमंत्री ने वेटिंग लिस्ट और डिटेल्ड रिजल्ट की भी मंच से घोषणा की। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में केवल सत्ता के नजदीक के लोगों को नौकरी मिलती थी, अब गरीब घर का बच्चा भी हरियाणा सरकार में HCS नियुक्त होता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के 1,41,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने प्रदेश की अधिकतर बेटियों द्वारा नौकरी प्राप्त करने पर भी खुशी जाहिर की।
और आज अच्छा लग रहा है मुझे कि अभी जिस प्रकार से आप लोगों ने मेहनत करके पसीना बहा करके आज इस मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं, अपने माँ बाप का भी नाम ऊंचा किया है। मैं आज आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर कभी भी उस माँ बाप के सम्मान को कम नहीं होने देना, उसको बढ़ाने के लिए ये हमारा विजन रहना चाहिए। विजन भी स्पष्ट रहना चाहिए। हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम पुण्य का काम भी है। वहीं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने भी सभी नवनियुक्त टीजीटी अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री अभिभावक बनकर प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों में पक्ष और विपक्ष के बच्चों को भी नियुक्तियां मिल रही हैं। 10 वर्षों में 2014 से लेकर 24 तक 90 विधायक, 10 सांसद, 5 राज्यसभा के, हम 105 हैं और ये 10 वर्ष उस सरकार के पास हैं जिनमें इन 105 लोगों के रिश्तेदारों को नौकरी नहीं मिली। जितने मंच पे बैठे हैं किसी के परिवार में नौकरी नहीं गई। ये वो सरकार है जो आपकी वजह से बनी। ये सत्ता के लोग नहीं है, ये सेवा के लोग हैं और ये सेवा के लोग हैं इसलिए आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मनोहर नीतियों को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक सरकार के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, क्योंकि मैं टीचर्स के बीच में बैठी हूं, मैं खुद भी टीचर रही हूं, तो मैं इधर का हिस्सा बाद में हूं, आपका हिस्सा पहले हूं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने नवनियुक्त टीजीटी को बधाई देते हुए कहा कि ये नायाब सरकार का तोहफा है। ये नायब सरकार का तोहफा है। वर्तमान सरकार द्वारा बिना पर्ची और खर्ची के मेरिट के आधार पर योग्य युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जिस पारदर्शिता के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है, युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उनको ये लगने लगा है कि मैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी शिक्षा के आधार पर, अपनी मेरिट के आधार पर मुझे नौकरी मिल सकती है और वो नौकरी भी बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के। हजारों की संख्या में यहां पर हमारे जो नवनियुक्त अध्यापकगण हैं वो विराजमान हैं। पलवल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयुष विभाग जिले की व्यायामशालाओं में औषधीय पौधे लगाने का काम शुरू किया गया। इसी कड़ी में आज गांव यादवपुर स्थित व्यायामशाला में 200 औषधीय पौधे लगाए गए। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर संजीव तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले में करीब 5000 औषधीय पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें नीम, जामुन, इमली, कचनार, अशोक, करमर्द, पट, धिकवार, सदाबहार, अर्जुन, धतूरा, अमरूद, आम शामिल हैं। वहीं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रियंका रानी ने कहा कि आयुष विभाग इस अभियान को गति देने का काम करेगा और आमजन को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर हम इस काम को करेंगे और उनका टारगेट था कि जितनी हमारी जनसंख्या है अगर उन सबको देख के हम एक एक पौधा लगाएं तो हमारे बहुत पौधे लग जाएंगे, जिससे पर्यावरण की शुद्धि होगी और हम सब लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। और हमारा पूरे व्यायामशाला, पूरे डिस्ट्रिक्ट पलवल में 30 व्यायामशाला एक्टिव हैं, तो हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि 100 से 150 पौधे प्रत्येक व्यायामशाला में लगाएं, जिससे हमारा टारगेट 3000 के ऊपर अचीव कर रहा है। तो अब हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं गाँव में और पूरे डिस्ट्रिक्ट पलवल में कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं, कम से कम एक पौधा मां के नाम तो जरूर लगाएं। हमारे पलवल में 30 व्यायामशाला हैं। प्रत्येक व्यायामशाला पे हम 100 से 150 पौधे लगाएंगे, जिसका आज पहला चरण है जो कि यादवपुर व्यायामशाला में किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य 2000 से 5000 पौधे लगाने का है। हम औषधीय पौधे लगाएंगे। योग सहायक अभयपाल रावत ने व अन्य लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना जरूरी है।
और बुजुर्गों के और सरपंच साहब के सहयोग से पूरे व्यायामशाला में पहले भी लगभग 250 से 300 पौधे पहले लग चुके हैं और 200-300 पौधे अब जो डीओ सर के सहयोग से मिले हैं, इन सबको लगवाने के और इनकी देखरेख और आज हम इन प्लांट का लगाने की जो शुरुआत कर रहे हैं। गांव के लोगों को भी जागरूक करेंगे और कुछ हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं जिसमें स्वच्छता, पर्यावरण शुद्ध हो और गांव वालों को भी। हमने पहले भी यहाँ 200-300 के लगभग पेड़ लगाए थे सरपंच जी के से, तो अब हम फिर से वो काम शुरू करने जा रहे हैं, फिर से लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पौधा माँ के नाम से योजना चलाई है, उसके तहत भी हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल फरीदाबाद में बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय नशा निषेध समारोह में शिरकत की। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि नशा संपूर्ण समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। नशे की समाप्ति के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर कोशिश करनी होगी। सरकार युवाओं को नशे से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। नशे की आदत की चपेट ऐसे में बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देने की जरूरत है। इस समय पूरे समाज के लिए पाश्चात्य संस्कृति बदलते परिवेश में युवकों ने नशे का बढ़ाता सेवन चिंता का विषय है। राज्य बाल कल्याण परिषद और हमारी सरकार का लक्ष्य प्रदेश के युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। इसके लिए राज्य बाल कल्याण परिषद निरंतर समाज सेवी व्यक्तियों, एनजीओस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन नशा मुक्ति की इस मुहिम से सरकार का सहयोग करते हुए प्रदेश के हर एक व्यक्ति एकजुट होकर लोगों को जागरूक करना होगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कल सेक्टर 23 में बनाए जाने वाले प्राथमिक स्कूल की नई इमारत के कार्य का शिलान्यास किया। इस नई इमारत पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि नए भवन के निर्माण के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए स्वच्छ और बेहतर माहौल मिलेगा। शिक्षा व्यक्ति का सबसे बड़ा धन है। भाजपा सरकार हरियाणा को शिक्षा का हब बनाने के लिए काम कर रही है। मैंने उस दिन कहा था कि इस स्कूल के प्राइमरी स्कूल के जरूर कमरे बनाने का काम करेंगे और मैंने कहा उद्घाटन मैं ही करूंगा, इसका पूजन भी करूंगा, इसका उद्घाटन मैं ही करूंगा। और मेरी नजर पड़ी सामने उस बिल्डिंग पे, मैंने की बिजली बोर्ड की जमीन है। मैंने की जमीन किसकी है? ये SIDC की है, बिजली बोर्ड की है। मैंने की 5.5 एकड़ जमीन इसमें से हमें मिल जाए, एक बेटा बेटों का कॉलेज बन जाए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। हमने 5.5 एकड़ जमीन हायर शिक्षा, हायर एजुकेशन के नाम हमने करी है और कॉलेज की शुरुआत से कॉलेज क्लास भी चालू कर दी है। खेड़ी गुजरात में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास कर रहा है। अब देश उभरता भारत, मजबूत भारत और तेज गति का भारत बन रहा है। हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। ट्रेन नेटवर्क मजबूत होने से कुछ ही घंटों में वंदे भारत ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच गया हूं। उन्होंने ये बात चंडीगढ़ से दिल्ली के ट्रेन के सफर के बाद रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर पत्रकारों से बातचीत में कही। इससे पहले मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का अभिवादन स्वीकार किया और उनका कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। देश में आम जन को सुविधाएं तत्परता से मिले, इसके लिए अनेक नए प्रकल्प शुरू किए गए हैं। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतकाल चल रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों, मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, इस दिशा में प्रधानमंत्री सतत प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि आज आम नागरिक इन सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल और हमारे 10 साल के शासनकाल का आकलन जनता करेगी। भाजपा ने हरियाणा में विकास को नई गति दी है।
उधर कैथल में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। यदि कोई अन्य राजनीतिक दल भी उनके गठबंधन में शामिल होना चाहता है तो वे उन पर भी विचार कर सकते हैं। 1 अगस्त को यमुनानगर के जगाधरी में गठबंधन का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला और बसपा नेता आकाश आनंद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 अगस्त को कुरुक्षेत्र के पीपली में दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हम कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 1 तारीख से आकाश आनंद जी और अभय सिंह चौटाला जी सर्वप्रथम जगाधरी से और दूसरी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की रैली हमारे 2 तारीख को पीपली में होगी। 10 की 10 लोकसभा के हमने प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें अभय सिंह चौटाला और आकाश आनंद जी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। माजरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। भाजपा ने पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा दिया, लेकिन 40 सीटें आई। लोकसभा में भी भाजपा ने 400 का नारा दिया, लेकिन 250 से कम सीटें आई। उन्होंने कहा कि इनेलो ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा है। पहले उन्होंने कहा था कि 75 पार करेंगे, शायद 75 पार का नारा दिया, वो 40 ही आए, 40 पे आके अटक गए। अब इन्होंने लोगों की आंख बांधने के लिए 400 पार का नारा दिया था, ये 240 पे अटक गए। अब की बार ये पार का नारा नहीं देंगे। अब ये डरे हुए हैं पहले ही कि चश्मा पहन करके हाथी चले धूल उड़ेगी, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। इस प्रकार का हमने ये गठबंधन किया है। प्रदेश की जनता को हमारे गठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने कुछ गारंटियां दी हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि बुढ़ापा पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी द्वारा कल फतेहाबाद में आयोजित बदलाव रैली में पंजाब की कैबिनेट मंत्री बलजिंदर कौर और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने शिरकत की। अपने संबोधन में आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। अब तक हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के शासन में प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। ये हर बार चुनावी माहौल में आते और झूठे वादे करके जाते हैं। ये दोनों पार्टियां अपने फायदे के लिए आपस में लड़ती रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए लड़ती है। कि जैसे पंजाब में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की व्यवस्था सुधर गई, रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं बिना एक पैसा लगाए हुए, वैसे ही हरियाणा में भी ऐसी कोई सरकार होनी चाहिए। ये लोगों को साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती भी देता हूं कि हरियाणा के लाल को आपने झूठी साजिश करके जेल में डाला है। हरियाणा का एक एक व्यक्ति आपसे इसका जवाब लेगा, इसका बदला लेगा। एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर वो हरियाणा के व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, अगर हरियाणा का कोई नेता जो देश में और दुनिया में छाया हुआ है, अगर उसको झूठे केस लगा के जेल में बंद करते हैं, तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से ले। पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलजिंदर कौर ने भी अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा की सीमा पंजाब तथा दिल्ली के साथ लगती है। हरियाणावासी वहां से पता करें कि इन दोनों राज्यों में जनता के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर अधिक बल दिया गया है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली दी जा रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर इसी तर्ज पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। धन्यवाद करती हूँ आम आदमी पार्टी की सरकार का, जो लोगों के साथ वादे किए और वो सारे के सारे पंजाब में पूरे कर दिए। और आपका तो पूरे का पूरा बॉर्डर एरिया पड़ जाता है। बहुत सारियां रिश्तेदारियां फतेहाबाद से पंजाब में है। तो आप एक बार फोन लगा के जरूर पता करना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी सरकार ने
पंजाब में 24 घंटे लगातार बिजली दी हो, आज तक कभी नहीं हुआ था। विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कल सिरसा में गंगा गांव में गुरु जंभेश्वर केंद्र का शिलान्यास किया। महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा, खेल और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा 4.5 करोड़ की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में महिपाल ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा माथा देखकर काम करती है। हरियाणा में बीजेपी का माहौल है और सिरसा में भी इस बार सभी 5 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी की विचारधारा को देखते हुए हरियाणा के 3 लाल के परिवार भी आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर उन्होंने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जेजेपी को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस आधार पे काम करती है। हमने कभी कांग्रेस की तरह ये नहीं किया कि तू तेरा और मैं मेरा, मुंह देख के थप्पड़ मारना, मुंह देख के काम करना, इस तरह की नीति तो कांग्रेस की रही है। हम लोगों ने तो समान विकास की बात की। आज मैं तो गरीब से गरीब आदमी की बात करूं तो हमने तय किया 10 साल का हिसाब। अरे छाछ तो बोले बोले छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद है। हिसाब किस चीज का? हिसाब ही तो दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब जी हैं, तो नायब जी आज कितने धड़ेले से सरकार चला रहे, पच नहीं पा रहे हैं वो, इसलिए बात तो कुछ है नहीं। अनर्गल बयानबाजी करके न आप सोच रहे हो कि भाई लोग तुम्हें पुचकार लेंगे। दुत्कार रखो और दुत्कार ही पड़ेगी, और वो दुत्कार इसी है कि एक भी नहीं जीत पाओगे। वहीं इस मौके पर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने कहा कि यहाँ के लोगों को केंद्र से बहुत लाभ होगा। जंभेश्वर एक्सीलेंस सेंटर जो है उसका पत्थर लगाया, तो मेरी तरफ से मैं तीनों का तहे दिल से आभार करता हूँ। मंत्री जी का भी, कुलदीप जी का भी, वीसी साहब का भी। एजुकेशन पे बहुत फोकस करने की जरूरत थी, आज नहीं बहुत पहले से, लेकिन आज जो इन तीनों शख्सियत इकट्ठी हुई है और जो ये दीपक जलाने का काम किया, ये जिंदगी पीढ़ियों दर पीढ़ी ये रोशनी देने का काम करेगा, उजाला देने का काम करेगा। हरियाणा सरकार ने हिसार के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर करने का फैसला लिया है। इस संबंध में कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उच्चतर शिक्षा विभाग के सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक राजकीय महाविद्यालय हिसार का नाम गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर रखा गया था, जिसे अब संशोधित कर गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हमने देश को महासंकट में से निकाला है। उन्होंने कहा कि यूपीए के पहले कार्यकाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 90,000 करोड़ था, लेकिन आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। रेल, रक्षा के बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन पर हमारा विशेष फोकस है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सरकार का ईज ऑफ लिविंग पर विशेष ध्यान है। हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। भारत निरंतर नए आयाम गढ़ रहा है। डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो, चाहे सैचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो, चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। हम योजनाओं को निरंतर विस्तार देते हैं, उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करते हैं। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद भी विकास की दर को ऊंचा रखा। पिछले साल की तुलना में इस बार ग्रामीण विकास की धनराशि में 11.7% की वृद्धि की गई है। Let me at the outset thank the people of this country for giving this government, headed by Shri Prime Minister Shri Narendra Modi ji, a historic third consecutive term in office. It actually reaffirms the faith the people have and the commitment with which Honorable Prime Minister is leading the country, and therefore building stability and coming up with people-centric policies. We shall all. समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।